हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो मेनली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने वाला है। तो अपन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर, और उसको यूज़ करते हुए अपन कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा सकता है या फिर इसमें मोमेंटम जो है वो आएगा नहीं आएगा, किस लेवल तक आएगा। ये सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से देखी जाती है। तो अगर अपन किसी भी चार्ट का एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं जो कि किसी भी स्टॉक पे, किसी भी कंपनी के लिए किया जाता है। जैसे एक हो गया अपना फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा हो गया अपना टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये दोनों ही एनालिसिस अपने अपने एक रूप में बेनिफिशियल हैं और कुछ ना कुछ इनके प्रोज और कॉन्स हैं दोनों के। अब फंडामेंटल एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो ज़्यादातर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती है वो देखी जाती है कि फाइनेंशियली कोई कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, किसी कंपनी के डेट वगैरह देखे जाते हैं कि उस पर कुछ डेट तो नहीं है और उसके पास में एसेट्स कितने हैं। ठीक है, उसकी अर्निंग कैसी है, प्रीवियस ईयर में उसकी अर्निंग में ग्रोथ आई है कि नहीं आई है, या फिर उसका प्राइस टू अर्न रेशियो क्या है, उसका प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। ठीक है, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। इस तरह से चीजें देख करके अपन किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो हिस्ट्री होती है, प्राइस की हिस्ट्री होती है, वो देख करके किसी भी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है कि उसमें किस तरह की सेलिंग आई, किस तरह की उसमें बाइंग आई, और बाइंग के टाइम पे प्राइस एक्शन बना किस तरह से बना, ट्रेंड को फॉलो किया, कितना परसेंटेज में चेंजेस कितना आया, उस टाइम पे वॉल्यूम कितना था। इन सब चीजों को देख करके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो अब अपन अपने आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में अपन यूज करते हैं हिस्ट्री। इसके अंदर ये मान लिया जाता है, देखो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कि अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, उसमें अगर आपको ट्रेंड दिख रहा है, उसमें पॉजिटिविटी है, तो एक तरीके से उसका फंडामेंटल ठीक ही होगा, ये मान के इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। क्योंकि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी उसकी प्राइस में मोमेंटम आएगा। तो वो मान लिया जाता है कि जो प्राइस है वो फंडामेंटल को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी अपने को कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है किसी कंपनी के बारे में। अदरवाइज क्या है कि अपन कई पेनी शेयर्स ऐसे होते हैं कि वो दिखाते हैं चार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको दिखाने के लिए उसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है, आप खरीदने जाओगे, यहाँ पे मान लो आपने खरीदने गए, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसका सर्किट हिट हो रहा है डेली, और आपको मान लो एक दिन शेयर मिल भी गए, तो जिस दिन वो गिरना शुरू होगा तो उस दिन आपसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आप उसको सिर्फ सर्किट लगते रहेंगे उसके अंदर। आप यहाँ पे सेल करने के लिए जो प्राइस मार्केट में चल रही है उससे लो पे आप बेच नहीं सकते हो। जिस प्राइस पे आप चल रहे हो उस पर कोई बायर नहीं है। ठीक है, आप सेल करने के लिए रेडी हो लेकिन कोई बायर ही नहीं है, तो किसको सेल करोगे। अगले दिन आप मार्केट खुलता है तो बहुत छोटे टाइम पीरियड में ही कुछ ट्रेड हो जाता है और मार्केट में सर्किट लग जाता है, फिर से सर्किट लग जाता है, तो आप सेल करने को रेडी हो, कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस तरह से पेनी स्टॉक्स के अंदर लोग ट्रैप हो जाते हैं और काफी लॉस कर लेते हैं अपना। तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ में फंडामेंटल भी देखना जरूरी है, और किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और फिर उसका चार्ट भी अच्छा है, उसका टेक्निकली वो भी वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। किसी भी चार्ट की जो है पैटर्न को एनालाइज करने के लिए कई तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे आप चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे अपने पास में कई पैटर्न्स होते हैं। जैसे लाइन चार्ट होता है, इसमें क्या है, हर पॉइंट एक क्लोजिंग प्राइस को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये क्लोजिंग प्राइस है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये क्लोजिंग प्राइस है एक। ठीक है, आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी सिलेक्टेड है, तो हर 15 मिनट की जो क्लोजिंग प्राइस है उनके डॉट से ये जो लाइन आपकी बनती है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट में क्लोजिंग हुई, 15 मिनट, तो हर 15 मिनट के अंदर इसमें एक क्लोजिंग प्राइस आती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के अंदर। तो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न क्या है, जैसे कैंडल स्टिक जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। तो कैंडल स्टिक क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कैंडल स्टिक के अंदर अपने को काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कैंडल की। जैसे आप एक बार को लेते हैं, जैसे ये बार ले लेते हैं अपन, ये वाली, इस बार के अंदर आप देखोगे तो ये बार में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये रेड कलर की बार है तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, इसने मैक्सिमम प्राइस अपनी यहाँ पे हाई लगाया था, ये हाईएस्ट यहाँ पे गया था, और ये यहाँ पे इसका लोवेस्ट है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हो तो उसके अंदर 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम के अंदर इसने हाईएस्ट पॉइंट क्या टच किया, इसने लोवेस्ट पॉइंट क्या टच किया, ये जो 15 मिनट की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी और इसकी जो क्लोजिंग हुई 15 मिनट के बाद में जो वो यहाँ पे हुई है। तो इतने सारा डेटा आपको सिर्फ एक कैंडल के अंदर मिल जाता है, सिर्फ एक कैंडल आपको इतनी सारी चीजें बता देती है। इसलिए इस पैटर्न को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ताकि अपन सेंटीमेंट समझ पाए। जैसे आप इस कैंडल को देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि हाईएस्ट यहाँ तक गया था, लोएस्ट यहाँ तक गया था, इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेल करने वाले भी हैं, यहाँ से बाय करने वाले भी हैं, और दोनों के बीच में अभी इनडिसीजन है या फाइट है एक तरीके की। वो ना तो मार्केट को नीचे जाने दे रहे हैं ना ऊपर जाने दे रहे हैं, ऊपर वाले नीचे भेज रहे हैं, नीचे वाले ऊपर भेज रहे हैं। तो यहाँ से अगर मान लो फॉल करता हुआ आता है और आपको ये इस तरह का पैटर्न दिखता है, इसका मतलब कि अभी तक तो सेलर सेल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा आया है जो उनको टक्कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, ये माना जाता है। तो इस तरह के एनालिसिस करने में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न काफी हेल्प करता है। फिर टेक्निकल एनालिसिस में एक और चीज होती है ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती है? ट्रेंड लाइंस में कुछ नहीं होता, जैसे ये एक मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड लाइंस होती है, तो ट्रेंड लाइन क्या करती है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा तो आपको लगा कि ये ट्रेंड मेरे को सपोर्ट करेगा, आपने ये ट्रेंड को आप क्या ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो इसको। जैसे आपको लगा कि ये ट्रेंड बन रहा है और ट्रेंड बनने के बाद में अगर मान लो कि यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आया, फिर ये इसने ये प्राइस ऐसे बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब ये दोबारा इस लाइन पे आता है तो आप यहाँ पे क्या बाई कर सकते हो एक छोटे एसएल के साथ में। जैसे इसके नीचे आया तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। तो आपका ये ट्रेंड नहीं चला तो आपने क्या किया कि नेक्स्ट ट्रेंड को ढूंढा। नेक्स्ट ट्रेंड आपको कहाँ मिलेगा? जैसे देखो मान लो आपने ये ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है, आपने वो ट्रेंड तो आपका फेल हो गया, तो आपको लगा कि बड़ा ट्रेंड है, ठीक है, आप बड़े ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो। आपका ये ट्रेंड आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऐसे बना के गया। तो इसमें आप मिक्स कर सकते हो कई चीज़ों को। जैसे आपका ये ट्रेंड आपको मिल गया, ये ट्रेंड मिल गया आपको, आपको प्राइस एक्शन मिल गया, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन के बाद में इसने यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बनाया और फिर ये प्राइस एक्शन बनाया, तो आप ये ट्रेंड लाइन खींचो, एक आप यहाँ पे सब ये एक लेवल को आप मार्क कर लो कि इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया और ये हाई ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री करो। अब एंट्री करने के बाद में आपके पास में कई सारे ऑप्शन है कि एक तो आप इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है किसी कैंडल की तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। एक होता है जैसे अगर मान लो कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आप निकल सकते हो। तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइस में बनाया और यहाँ से सीधा देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। अब आप आगे जाकर के जैसे देखोगे तो आगे जाके आप देखोगे तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, एक बार यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे आके इसने क्लियरली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपकी एंट्री जो हुई थी वही कहाँ पे हुई थी, देखो आपकी एंट्री यहाँ हुई थी और यहाँ पे आपकी एग्जिट हुई, तो ये आपका एक प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो आपको क्या है कि ये हेल्प करती है ट्रेंड लाइन, क्योंकि आपको क्या है कि हमेशा ये लगेगा जैसे मान लो यहाँ पे ये नीचे आने लगा, लेकिन आपके पास में ट्रेंड लाइन है तो आपको ये रहेगा कि हाँ अपने अपना जो ट्रेंड है वो अभी तक नहीं टूटा है। तो ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है और स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है इंडिकेटर्स को और पैटर्न्स को, ठीक है। तो पैटर्न्स और इंडिकेटर के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा। अभी अपन बेसिक से समझ लेते हैं कि क्या होता है इंडिकेटर। जैसे एक फंक्शन इसके अंदर अपन चलते हैं, चलो। इंडिकेटर जैसे आप सर्च करोगे, एक ये जैसे इससे पहले अपन प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इनके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जो आपको इस तरह का डेटा लाइव प्रोवाइड करे, ठीक है, जो आपको लाइव डेटा प्रोवाइड करे कि अभी प्राइस में मोमेंटम क्या आ रहा है। इस तरह का आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे आप ये सारा एनालिसिस कर सको और उसके अंदर बेसिक टूल्स हो, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, कोई ड्राइंग हो गया, कोई रेक्टेंगुलर आपको जोन मार्क करना है, कोई आपको पोजीशन बनानी है, कोई आपको फिबोनाची मेजरमेंट करने हैं, अलग अलग पैटर्न्स हो गए, अलग अलग टाइम फ्रेम्स हो गए, जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम है तो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आपको काम करना है। तो वो सब चीज़ें आपको एक ब्रोकर प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू। अपन जो भी ये कर रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर कर रहे हैं, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। और अभी सबसे बेस्ट यही चल रहा है मार्केट के अंदर, जो आपको फ्री में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए इनफ टूल प्रोवाइड करता है और इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड करता है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे इंडिकेटर आपको मान लो लगाना है, तो इंडिकेटर क्या होता है, जैसे ये एफ लिखा हुआ है जो शायद एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो फंक्शंस क्या लगा सकते हो आप इसके अंदर? इंडिकेटर है, जैसे इंडिकेटर के अंदर सबसे बेसिक जो इंडिकेटर होता है एक मूविंग एवरेज होता है। तो मूविंग एवरेज सिंपल, तो सबसे अपन सिंपल की बात कर लेते हैं। तो एक मूविंग एवरेज को अगर अपन चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो अपने को क्या डेटा प्रोवाइड करता है?
तो मूविंग एवरेज को अगर आप अपन किसी चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो वो अपने को बताएगा एक एवरेज प्राइस क्या चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये एक एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है अपना, ये मूविंग एवरेज यूं चल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो अपने पिछले कुछ डेटा का वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, उसका एवरेज बताएगा। जैसे इसकी आप मूविंग एवरेज के अंदर जाके सेटिंग में जाके देखोगे, ये जो पार्ट है ये सेटिंग है। इसमें सेटिंग में जाके आप देखोगे तो इसकी लेंथ यहाँ पे मार्क कर रखी है 9। यानी कि किसी भी जगह पे आप जैसे मान लो यहाँ पे आप देखते हो मूविंग एवरेज को, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो आपको इस पॉइंट पे बता रहा है। और जो अभी जो प्राइस करंट प्राइस जो चल रही है वो पिछली 9 कैंडल्स के नीचे चल रही है। तो एवरेज आपको ये बता रहा है कि इस टाइम पे जो प्राइस है वो पिछली 9 कैंडल के नीचे चल रही है। अब जैसे ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये एवरेज से ऊपर आ गई प्राइस, तो यानी इस पॉइंट पे जो प्राइस चली है, ये प्राइस जो क्लोजिंग दी है प्राइस ने, वो पिछली 9 कैंडल्स की एवरेज से ऊपर है। यानी कि यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ आई है। तो इससे आप ये आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे प्राइस में जो मोमेंटम है आ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज को अपने लिए एक इंडिकेशन मान लेते हैं, और मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक रहता है वो अपनी पोजीशन बना के रखते हैं। यहाँ पे अपन पोजीशन बना के, मान लो अपन पोजीशन बनाते हैं तो अपने पास में ये इतना मोमेंटम आया, और आने के बाद में प्राइस में मोमेंटम आके ये एवरेज के नीचे आके क्लोज कर गया, तो अपन ये मानेंगे कि भाई ये जो यहाँ पे मोमेंटम था, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था, प्राइस उसके नीचे आ गया है, एवरेज से नीचे आ गया है प्राइस, यानी कि प्राइस में थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी आई है। ये अपने को बता रहा है इंडिकेटर। और इसी तरह से आप यहां पे देखोगे कि ये यहां पे नीचे आया और ये पिछली प्राइस चल रही थी। तो अगर आप पिछली 9 कैंडल्स का देखेंगे तो उनका एवरेज यहां था और क्लोजिंग इसकी आई है नीचे। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि जो एवरेज प्राइस से प्राइस जो है करंट प्राइस वो नीचे आ गई है और कंटिन्यूसली नीचे चल रही है। तो ये बेरिशनेस दिखा रहा है। उसके बाद में देखो सेलिंग भी आई मार्केट के अंदर, सेलिंग आने के बाद में जब स्ट्रेंथ आई है तो ये जो एवरेज है, अब यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है पॉजिटिव, ये पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज जो निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे एवरेज निकला है। अब जैसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन कैंडल्स का जो एवरेज था उनसे प्राइस ऊपर निकल गई है। यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आ गई है प्राइस में। अब आप इसकी लेंथ को आप चेंज भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 9 का ही देखना है। आपको देखना है मान लो 50 लेंथ का, कि मेरे को तो पिछली 50 कैंडल का देखना है, तो आप यहाँ पे इसको 50 कर दो। तो 50 कर दोगे तो आपको फिर 50 कैंडल्स का डेटा आपको कंपेयर करके बताएगा। तो 50 कैंडल का देखोगे तो ये पिछली 50 कैंडल्स के हिसाब से आपको बताएगा कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे अपने को जैसे क्रॉस हुआ, उसके बाद में गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर चल रहा है मूविंग एवरेज के, जैसे इसने यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, फिर इसने वापस क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे क्रॉस किया, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कंपैरेटिवली प्राइस में मोमेंटम किस तरह से आ रहा है। तो उसको बेस बना करके आप मार्केट में एनालिसिस करते हो और ट्रेंड को फॉलो करते हो, अपने चार्ट पैटर्न को देखते हो। अब अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न यूज किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। जैसे फेमस पैटर्न्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है एम पैटर्न, जिसके अंदर प्राइस के अंदर एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है और यहाँ पे उसकी नेकलाइन होती है। जैसे ये ब्रेक होती है तो अपन नीचे की तरफ के टारगेट ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक होता है डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न जब बनता है तो उसके अंदर भी यही नेकलाइन मान के जैसे इसका ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होने के बाद में अपन एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसमें भी नेकलाइन के ब्रेक होने पे अपन ट्रेड प्लान करते हैं। एक होता है जैसे राइजिंग वेज पैटर्न होता है, एक होता है फॉलिंग वेज पैटर्न होता है। ये अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं और इनके साइकोलॉजिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरीके साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक होता है फ्लैग पैटर्न जो बहुत फेमस है, जिसके अंदर प्राइस में कोई मोमेंटम आता है स्ट्रॉन्ग और उसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ब्रेकआउट आता है तो फिर से अपन एक हाई ऊपर की तरफ के ट्रेड प्लान करते हैं। तो इस तरह से पैटर्न्स का यूज किया जाता है, ट्रेंड लाइंस का यूज किया जाता है, इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। अब इंडिकेटर भी कई तरीके के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, स्ट्रेंथ वाले इंडिकेटर्स हो सकते हैं। मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया। ठीक है, ये इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। अब जैसे एडीएक्स भी एक इंडिकेटर है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। आरएसआई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, एमएसीडी भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये सारे इंडिकेटर्स जो है इनका एक वर्किंग प्रोसीजर है। अगर आपको वो वर्किंग प्रोसीजर समझना है, जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेज बताया कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, वैसे ही आरएसआई का भी एक रूल होता है, वो उसके हिसाब से चलता है।
वैसे ही MACD का भी एक रूल होता है, वो उसको फॉलो करता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, MACD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ADX है वो क्या बता रहा है आपको मार्केट के अंदर, वो क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, उसका एक रूल होता है, वो किसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस के अंदर, ठीक है। बॉलिंजर बैंड है वो आपको क्या बता रहा है, ये सब चीजें आप समझोगे तो आपको मार्केट में चीजें समझ में आने लगेगी। तो आने वाले टाइम में देखो, तो मूविंग एवरेज तो मैं आपको इस वीडियो में समझा ही चुका हूँ, और मैं डिटेल में आपको समझना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आप इसके बारे में और डिटेल आपको क्या समझनी है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई मूविंग एवरेज के अंदर। और मूविंग एवरेज कई तरीके के होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, वेटेड होता है, ठीक है। इस तरह के जो मोस्टली यूज आते हैं वो एक्सपोनेंशियल और वेटेड मूविंग एवरेज काम आते हैं। और भी कई तरीके के मूविंग एवरेज एवरेज होते हैं जो काम में लिए जाते हैं, हल मूविंग एवरेज हो गया, और अपना LSMA हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं, जैसे ये उनको यूज करके अपन टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। LSMA का हो गया लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, हल का हो गया ये हल मूविंग एवरेज होता है, ये वेटेड मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है। और आने वाले टाइम में देखो, मैं एक RSI के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, वो स्ट्रेटेजी की तरह भी काम में ले सकते हो आप। RSI मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत डिटेल्ड वीडियो, अगर आपने जाके नहीं देखा है उसको तो आप जाकर के देख सकते हो। अब मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, एक मैं ADX के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, एक मैं MACD के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और एक MACD की बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। और इसी सीरीज में मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।